Hello friends, welcome back to this video and my channel English to Tech once again. So friends, in this video lecture I'm going to discuss about the romantic age. Okay, so romantic age के बारे में दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे और this is one of my favorite age. So I like it a lot more than any other ages. सो दैट दोस्तों हम इस एज को जितना अच्छे से हो सकेगा रोमांटिक एज को उतने अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जितना डिटेल के साथ में होगा उतने डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे बिकॉज आई लाइक इट्स माय फेवरेट एज. तो हम इसको दोस्तों पूरा जितने भी सारी चीज़ें हैं इसके कीज़ हैं, फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, टॉप एमसीक्यूज़ हैं, सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे. और इसके साथ ही साथ में एक चीज़ पहले से आपको बताता चलूँ कि हो सकता है थोड़ा सा ये वीडियो लॉन्ग ज़रूर हो जाए, लेकिन थोड़ा सा लंबा खिंच सकता है, लेकिन जितनी भी चीज़ें उसको मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से और सिस्टमैटिक तरीके से एकदम मतलब सारी चीज़ों को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस आपको बना करके रखना होगा इस पूरी चीज़ों को देखने के लिए और चीज़ों को समझना होगा रोमांटिक एज को पूरी तरीके से समझने के लिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पर जो रोमांटिक एज दोस्तों लिखा हुआ है, रोमांटिक एज को दोस्तों हम लोग रोमांटिसिज्म के नाम से भी जान सकते हैं. और रोमांटिक का अगर आप दोस्तों हिंदी अर्थ निकालेंगे तो उसमें से आपको दो अर्थ सामने निकल करके आएंगे. एक तो आपका निकल के आएगा प्रेम प्रसंग और दूसरा जो निकल करके आएगा वो होगा दोस्तों प्रकृतिवाद. अब देखिए दोस्तों, रोमांस का मतलब, रोमांटिक का मतलब हम कुछ अलग अर्थ में ले जाते हैं, हम कुछ और दूसरा डेली लाइफ में इसका मतलब समझते हैं. लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसका मतलब ये नहीं है. रोमांटिक का होने का मतलब ये भी होता है कि जैसे खुद से बातें करना, खुद में ही खुश रहना और समुद्र के किनारे बैठ करके उसके आने वाली लहरों को देखना या फिर किसी बर्फीले स्थान में जा कर के गिरती हुई बर्फ़ को देखना. ठीक है, तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं मतलब नेचुरल लाइक थिंग्स हैं, उन सारी चीज़ों को देखना, उनको ऑब्जर्व करना, उसके बाद में अपने में फील करना और हमको एक तरीके के आनंद की अनुभूति होती है. तो वहीं पर दोस्तों वहीं से रोमांटिक वर्ड का एक मतलब पूरा तरीके से रोमांटिक उसको हम बोल सकते हैं. देखिए दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है मज़ा और दूसरा होता है आनंद. ठीक है, मज़ा जो होता है वो हमको कब आता है, जैसे हमने कोई भी फिजिकल लाइक थिंग्स ले ली, जैसे कि हमको कार की ज़रूरत है तो हमने एक कार परचेज कर ली, तो हमको वो कुछ देर के लिए कार हमको क्या देगी, मज़ा देगी. हम उसको देखेंगे और उसमें बैठेंगे, थोड़ी देर मज़ा रहेगा, 2 4 10 दिन, उसके बाद महीने 2 महीने तक रहेगा, हम लोगों को दिखाएंगे. आफ्टर दैट क्या होता है, वो धीरे धीरे जो मज़ा होता है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होने लगता है. लेकिन जो मतलब कि आनंद होता है वो आपको कब मिलता है, आप जैसे कभी भी गॉड से कनेक्ट हों या फिर आप किसी भी ऐसे स्थान में जाएं जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्लेस है, एकदम ब्यूटीफुल सा प्लेस है, तो उस जगह पर आप जो जाते हैं उसकी जो आनंद की अनुभूति वहाँ पर करके आते हैं. ठीक है, जब वहाँ से वापस लौटते हैं तो भी आपको कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें याद रहती हैं. और कभी भी अगर आपको इन फ्यूचर आप कभी भी उस चीज़ को याद करते हैं, उस जगह को याद करते हैं, तो भी आपको ऐसा लगता है कि हम उसी जगह दोबारा से पहुंच गए और फिर से उसी आनंद की आपको अनुभूति होने लगती है. ओके, सो ये जो चीज़ होती है ये होता है मज़ा और आनंद में ये चीज़ का डिफरेंस होता है. इसको हम लोग जॉय और इन्जॉय भी दो एक अलग अलग वर्ड इसीलिए बनाए गए हैं जिसमें से आपको दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको पता चल सके. तो यहाँ पर दोस्तों रोमांटिक एज का मतलब जो इसका टर्म है, रोमांटिक का मतलब बताने का मेरा सीधा सा यही मतलब था कि ये रोमांटिक का मतलब वो नहीं है. रोमांटिक का मतलब ये है फिजिकल थिंग्स, फिजिकल लाइक थिंग्स से हट करके नेचुरल लाइक थिंग्स में अपना इंटरेस्ट शो करना, वो रोमांटिक एजेस के नाम से जानते हैं. देखिए दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने एजेस के बारे में डिस्कस किया था, वो थी हमारी न्यू क्लासिज्म एज, जिसमें हम लोगों ने रेस्टोरेशन एज, एज ऑफ जॉनसन, ऑगस्टाइन एज के बारे में डिस्कस किया था. और उन एजेस के बीच में और रोमांटिक एजेस के बीच में दोस्तों फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अमेरिका जो था वो भी इंडिपेंडेंट हुआ था. तो लोगों का कहीं ना कहीं इन नेचुरल लाइक थिंग से मतलब कि जो भी प्रकृति थी उससे ध्यान हट करके दूसरी चीज़ों पे केंद्रित होने लगा था. उनका मतलब कि एक तरीके से यही मोटिव बन गया था, यही एक काम बन गया था कि लड़ो झगड़ो, अलग अलग तरीके के आंदोलन करो, और उन लोगों का ध्यान जो था इन सारी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होने लगा था. तो यहाँ पर जो दोस्तों राइटर्स थे उनके मन में ये आया कि कहीं ना कहीं से हम लोगों को उनको दोबारा से फिर से प्रकृति के साथ में, नेचर के साथ में कनेक्ट करना है. ओके, सो दैट्स वाई दोस्तों यहीं से रोमांटिक एज की स्टार्टिंग मानी जाती है. उनके जब से दिमाग में ये चीज़ आया तो तभी से दोस्तों ये रोमांटिक एज की स्टार्टिंग मानी जाती है. और देखिए यहाँ पर एक चीज़ है दोस्तों कि जो रोमांटिक एज है उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर 1798 से लेकर के 1798 टू 1837 के बीच का इनका टाइम पीरियड है रोमांटिक एज का. और रोमांटिसिज्म जो था दोस्तों एक तरीके का
आर्टिस्टिक, लिटरेरी, म्यूजिकल, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था, जो कि कहाँ पर ओरिजिनेटेड हुआ था, यूरोप में हुआ था। और इसका जो दोस्तों टुवार्ड्स द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, ये दोस्तों हम लोग 18th सेंचुरी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसका टाइम पीरियड क्या है, कहाँ पर इसका ओरिजिनेटेड हुआ, ये कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करता है, तो 18th सेंचुरी, ठीक है। क्योंकि ये अलग अलग तरीके से मैटर सेम है, MCQs कुछ भी पूछ सकता है, किसी तरीके से कुछ भी पूछ सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा दोस्तों सेकंड अगर हम बात करें इसके मेजर राइटर्स की, मेजर राइटर्स में दोस्तों हम लोग इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा फर्स्ट जनरेशन आता है, दूसरा हमारा सेकंड जनरेशन आता है। जिसमें से फर्स्ट जनरेशन में दोस्तों हमारी बात करें तो विलियम ब्लैक आते हैं। अब ये विलियम ब्लैक जो है दोस्तों एक तरीके के ट्रांजिशनल पोइट हैं। ट्रांजिशनल पोइट का मतलब आपको मैंने पहले भी बताया, ट्रांजिशनल पोइट का मतलब होता है कि जो ऐसे पोइट्स हैं, ऐसे राइटर्स जो कि 2 एजेस से बिलोंग्स करें, जैसे विलियम ब्लैक हो गए, थॉमस ग्रे हो गए, तो ये लोग क्या थे दोस्तों 2 एजेस से बिलोंग करते थे। ओके, सो तभी हम इनको यहाँ पर ट्रांजिशनल पोइट्स के नाम से जानते हैं। ये इससे पहले न्यू क्लासिज्म एज में भी इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, और रोमांटिक एज में भी विलियम ब्लैक ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मतलब कि इन्हीं से ही कहीं ना कहीं, मतलब इन्होंने ही आइडिया दिया था, यहीं पर इन्हीं से ही स्टार्टिंग मानी जाती है रोमांटिक एज की, ठीक है। तो सबसे पहले जो पोइट थे तो वो तो विलियम ब्लैक थे। उसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलेज, इसमें 2 बहुत ज़्यादा मेजर नेम हैं, और इन दोनों का नाम जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने पूरे रोमांटिक एज के दौरान में। अगर ये दोनों नहीं होते तो शायद रोमांटिक एज का कोई भी कल्पना नहीं करी जा सकती थी, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलेज का एक फेमस वर्क भी आया था जिसका नाम था दोस्तों लिरिकल बैलेड, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। लिरिकल बैलेड करके एक वर्क इन लोगों ने दिया था, दोनों लोगों ने मिल करके, जिसके अंतर्गत दोस्तों 23 पोएम्स का संग्रह था या फिर कॉम्बिनेशन था। ओके, तो जो कि रोमांटिक एज में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा दोस्तों वेल्टर स्कॉट और रॉबर्ट साउदे, रॉबर्ट्स बर्न, इसके कुछ एक मेजर राइटर्स में से एक आते हैं। देन सेकंड जनरेशन की बात करें, जब ये लोगों की डेथ हो गई, कुछ लोगों की डेथ हो गई, कुछ लोगों ने लिखना छोड़ दिया या फिर इस तरीके से, तो अब ये दोस्तों सेकंड जनरेशन आई। सेकंड जनरेशन में दोस्तों जैन ऑस्टीन का नाम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैन ऑस्टीन थी दोस्तों एक फेमस नॉवेलिस्ट थी। इनकी जो भी नॉवेल्स थी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हुआ करती थी। कुछ एक नॉवेल्स को हम लोगों ने शायद अपने इस चैनल पर डिस्कस भी किया है, जैसे प्राइड और प्रेजुडिस को। इसके अलावा दोस्तों पी.बी. शैली, जॉन कीट्स, मैरी शैली, ये सभी इसके सेकंड जनरेशन के मेजर राइटर्स माने जाते हैं। जिसमें से दोस्तों जो पी.बी. शैली हैं और मैरी शैली हैं, ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हैं। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे हमको यहाँ पर जो 3rd नंबर पॉइंट है वो हमको देखने को मिलेगा। इसके कॉजेस क्या थे, क्यों रोमांटिक एज को लाने की ज़रूरत पड़ी, लोगों को ऐसा, राइटर्स को क्यों ऐसा लगा कि हमको नेचुरल लाइक थिंग्स के बारे में भी ज़रूर से कुछ लिखना चाहिए। क्योंकि इसके पीछे की यही वजह थी जो दोस्तों मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, अमेरिका जो था वो इंडिपेंडेंट हो चुका था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, तो यही कुछ एक वजहें थी जिसके पीछे से हमको रोमांटिक एज को स्टार्ट करने पर राइटर्स को मजबूर होना पड़ा। क्योंकि लोग जो थे उनका कहीं ना कहीं भौतिकतावादी उनके अंदर समाती जा रही थी, और उनके अंदर से नेचुरल लाइक थिंग्स का धीरे धीरे मन से वो सारी चीज़ें निकलने लगी थी, तो प्रोसेस का यही ज़रूरत पड़ी थी। इसके अलावा दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें रोमांटिक एज की, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में दोस्तों एक तो इंडिविजुअलिटी आती है। इंडिविजुअलिटी का मतलब दोस्तों क्या होता है, एक अकेलापन या फिर खुद में अकेला एक व्यक्ति, ठीक है। तो इंडिविजुअल का मतलब कि जब भी हम रोमांटिक होते हैं तो हमको एक तरीके का इंडिविजुअल सा फीलिंग आता है, मतलब हम वहाँ पर इंडिविजुअल का वर्ड का यूज़ कर सकते हैं कि हम एक इंडिविजुअल हैं, या फिर पर्सनल फ्रीडम का भी यूज़ कर सकते हैं। हमको ये जितने भी रेवोल्यूशंस हैं, आदमी को समझ में आता है कि जितने भी बाहरी क्रियाकलाप, आडंबर, रेवोल्यूशन, आंदोलन करते करते थक जाए, तो वो उसको ये भी समझ में आता है हमारी पर्सनल कुछ खुद की भी कुछ लाइफ है, उसकी भी कुछ फ्रीडम है, उसको भी कुछ समय देना चाहिए। तो पर्सनल फ्रीडम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा दोस्तों स्पिरिचुअल और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स रोमांटिसिज्म के कुछ एक फेमस कैरेक्टर्स में आते हैं, जिसमें से स्पिरिचुअल का मतलब आप समझते हैं आध्यात्मिक, और सुपर नेचुरल का भी मतलब वही स्पिरिचुअल लाइक थिंग्स, और एलिमेंट्स जैसे कि गॉड से कनेक्ट होना, लोगों की सेवा करना, तो ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी में आती हैं। नेचर को ऐसा टीचर
के तरीके ट्रीट करना, जैसे कि हमको सूरज, हर एक प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं वो हमको कुछ ना कुछ सिखाती हैं। जैसे कि सन जो देख रहे हैं आप, सूरज देख रहे हैं, समय पे उगता है, समय पर ही अस्त होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमको नेचर से सीखनी चाहिए कि हमको भी अपना काम समय पे ही करना चाहिए। तो नेचर को ऐसा टीचर के रूप में हमको देखना चाहिए। इसके अलावा सेलिब्रेशन ऑफ सिंपल लाइफ, जो हम जैसे हैं, हमारी लाइफ सिंपल है, बहुत ज़्यादा हमको मैटेरियलिस्टिक नहीं होना है, फिजिकल चीज़ों की तरफ नहीं भागना है, जितने भी हम हैं उतने में सेटिस्फाई हैं, सिंपल हैं, ठीक है, उस तरीके का, उस सिंपल लाइफ का सेलिब्रेशन करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रोमांटिक एज की कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं। जैसे कि इंटरेस्ट इन पास्टोरल लाइफ, पास्टोरल का मतलब क्या होता है दोस्तों, देहाती या फिर गांव की जो भी लाइफ होती है उस पर इंटरेस्ट शो करना, क्योंकि जो भी गांव के लोग होते थे वो अपनी फुली लाइफ को एक नेचुरल लाइक थिंग्स में जीते थे। ओके, तो वहाँ पर होता क्या था कि उनकी जो भी लाइफ टाइम होता था, जो जीने का समय होता था, वो कहीं ना कहीं दोस्तों बढ़ता था और वो ज़्यादा अच्छे से जी पाते थे, ज़्यादा खुश रह पाते थे। इंस्टेड ऑफ कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, सुविधाओं की चीज़ें हैं, फिर भी हम असंतुष्ट हैं, अनसेटिस्फाई हैं, लेकिन उनके पास में कुछ भी नहीं है, ज़्यादा सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाई एटलीस्ट। ओके, तो यहाँ पर देखिए यूज़ ऑफ कॉमन लैंग्वेज का यूज़ करना। अगर आप रोमांटिक एजेस के वर्क को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको कॉमन लैंग्वेज ही मिलेगी, बहुत ज़्यादा कठिन लैंग्वेज का आपको यूज़ नहीं देखने को मिलेगा। उसके अलावा यूज़ ऑफ पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है दोस्तों, एक तरीके का फिगर ऑफ स्पीचेज आपने पढ़ा होगा, तो फिगर ऑफ स्पीचेज में पर्सोनिफिकेशन का यूज़ होता है। पर्सोनिफिकेशन का यूज़ जैसे कि कोई भी नकली या फिर ऐसी अजीवित वस्तु को उसको जीवित बना देना, जैसे कि अपॉर्चुनिटीज़ कम्स बट वंस, जैसे कि अवसर होता है वो केवल एक ही बार आता है। अब देखिए अवसर की कोई पैर तो है नहीं कि वो एक बार आएगा या 4 बार आएगा, लेकिन फिर भी वहाँ पर ऐसा बताया गया अपॉर्चुनिटीज़ कम्स, ठीक है, मतलब अवसर जो है वो आता है। तो यहाँ पर दोस्तों पर्सोनिफिकेशन अलंकार का यूज हुआ है, ओके, फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्ट इन फॉल्क ट्रेडिशन, मतलब कि वही है कि गांव की जो भी फॉल्क ट्रेडिशन होता था, उनके जिस तरीके के ट्रेडिशंस होते थे उन सभी चीज़ों पे इंटरेस्ट शो करना, यही सारी चीज़ें। तो ये कुछ एक रोमांटिक एज की कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि आपको शायद अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर हो तो आपको ज़रूर से लिखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है तो भी आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर से समझनी चाहिए, क्योंकि कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा चलते हैं हम लोग फिफ्थ नंबर पॉइंट की तरफ। यहाँ पर दोस्तों लेग पोइट्स की बात करें तो एक तरीके का लेग पोइट्स का एक समूह था या फिर संग्रह था, जिसमें से दोस्तों 3 पोइट्स के नाम आते हैं। लेग का मतलब आप समझते हैं ना, लेग का मतलब होता है झील। कुछ ऐसे पोइट्स थे रोमांटिक एज के जो कि झील के किनारे रहा करते थे, और ये झील कहाँ से बिलोंग्स करते थे, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कम्बरलैंड और वेस्टमोरलैंड, ओके, ये डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी ये झील। तो इस झील के किनारे ये पोइट्स रहा करते थे, दैट इज़ वाई इनको हम लोग यहाँ पर लेग पोइट्स के नाम से जानते हैं। इसमें से 3 नाम हमारे सामने आते थे, एक तो होता था विलियम वर्ड्सवर्थ, दूसरा एस टी कॉलरिज और तीसरा है रॉबर्ट साउदे। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीचे लिखे राइटर्स में या फिर पोइट्स में कौन से हमारे लेग पोइट्स के नाम से जाने जाते हैं, तो वहाँ पर आपको बताना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, एस टी कॉलरिज हैं या फिर रॉबर्ट साउदे हैं, ओके। तो अपने हिसाब से देखिएगा। आगे 6 नंबर पॉइंट की बात करें तो दोस्तों विलियम ब्लैक का जो फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम था वो क्या था, तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम जो विलियम ब्लैक का था वो था पोइटिकल स्केचेस। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो उसको आप जरूर से ध्यान रखिएगा। उसके बाद में विलियम ब्लैक ने अपनी एक पोएम में दोस्तों, अपनी एक वर्क में एक बात बोली थी जॉन मिल्टन के लिए कि जॉन मिल्टन जो है वो एक ट्रू पोइट हैं और ट्रू पोइट हैं ऑफ द डेवल्स पार्टी के, और उनको वो जानते नहीं थे। विदाउट नोइंग इट विलियम ब्लैक ने जॉन मिल्टन को जाने बगैर एक ऐसा बोल दिया था, उनके लिए एक ऐसा कमेंट किया था कि ही वॉज अ ट्रू पोइट, ही इज़ अ ट्रू पोइट ऑफ द डेविल पार्टी। तो ये कौन से वर्क में बोला था, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, ये इनका एक वर्क था विलियम ब्लैक का जिसमें इन्होंने इस बात को बताया है। और 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज का एक फेमस वर्क आया था लिरिकल बैलेड करके, जो कि 1789 में पब्लिश हुआ था। और दोस्तों ये कॉम्बिनेशन था 23 पोएम्स का, जिसमें से 19 जो भी पोएम्स थी वो थी दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ की, और एस टी कॉलरिज की दोस्तों 4 पोएम थी। तो टोटल मिला के 23 पोएम्स का ये कॉम्बिनेशन था, और लिरिकल बैलेट जो था वो 1789 में पब्लिश हुआ था, और यहीं से शायद रोमांटिक एज की स्टार्टिंग ही मानी जाती है।
तो लिरिकल बैलेट जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके बगैर रोमांटिसिज्म कुछ भी नहीं है। विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलेज का एक मतलब कॉम्बिनेशन वाला ही वर्क है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बहुत इससे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे कि लिरिकल बैलेट को किसने मिलकर के लिखा, लिरिकल बैलेट कब पब्लिश हुआ, या फिर एस.टी. कॉलेज और विलियम वर्ड्सवर्थ का कौन सा, दोनों ने मिलकर के कौन से वर्क को लिखा, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेट में कितनी पोएम्स लिखी हैं, एस.टी. कॉलेज ने लिरिकल बैलेट में कितनी पोएम्स को लिखा, टोटल पोएम्स कितनी हैं लिरिकल बैलेट के अंदर। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होने चाहिए। ओके, उसके बाद में बात करें अगर दोस्तों, तो व्हाट पोएम इज एस.टी. कॉलेज मोस्ट फेमस फॉर। एस.टी. कॉलेज की एक दोस्तों पोएम थी जिसका नाम था द राइम ऑफ द एंशिएंट मार्नियर। ओके, तो यहाँ पर एस.टी. कॉलेज की एक बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएम थी और जिसके लिए इनको जाना जाता है। तो ये जो पोएम है दोस्तों, ये आपको लिरिकल बैलेट के अंदर देखने को मिलेगी, तो इसको आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो 10th नंबर क्वेश्चन है उसमें से अभी विलियम ब्लैक का फर्स्ट वॉल्यूम क्या पूछा गया था, पोइटिकल स्केचेस। यहाँ पर आप देख रहे थे ना, पोइटिकल स्केचेस को पूछा गया था, पोइटिकल स्केचेस। अगर हम विलियम ब्लैक की बात करेंगे तो वहाँ पर पोइटिकल स्केचेस आएगी, और वहीं पर अगर हम दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करेंगे तो वहाँ पर दोस्तों डिस्क्रिप्टिव स्केचेस के नाम से आ जाए। ठीक है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो फर्स्ट पब्लिकेशन था वो क्या था, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस के नाम से था, और ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 11th नंबर क्वेश्चन क्या है, द लिरिकल बैलेट्स क्लोज्ड विथ। जो सबसे पहली इसकी हमको पोएम देखने को मिली थी वो तो थी शायद द राइम ऑफ द एंशिएंट मार्नियर, और जो लास्ट पोएम थी लिरिकल बैलेट की वो ये थी लाइन्स रिटन अबव टिंटन एबे, जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। ओके, यहाँ पर देखिए 12th नंबर क्वेश्चन क्या है, द रोमांटिक मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द रोमांटिक रिवाइवल। ओके, बिकॉज इट रिवाइव्ड। जो रोमांटिक मूवमेंट है उसको हम लोग द रोमांटिक रिवाइवल के नाम से भी जानते हैं, कि रोमांटिक किस चीज़ का रिवाइवल हुआ था, किस चीज़ को मतलब रिवाइवल का मतलब आप समझते हैं ना कि पुनर्से जन्म होना, किसका पुनर्जन्म हुआ था, कौन सी चीज़ रिवाइव करी गई थी। तो वहाँ पर द वैल्यू ऑफ एलिजाबेथन पोइट्री, इनके 4 ऑप्शंस दिए गए, इसमें आपको करेक्ट आंसर आपको बताना है कि जो रोमांटिक मूवमेंट था इज ऑल्सो कॉल्ड द रोमांटिक रिवाइवल बिकॉज इट रिवाइव्ड। इसने क्या चीज़ को रिवाइव्ड किया था, इसने क्या चीज़ का रीबर्थ किया था। तो द वैल्यू ऑफ एलिजाबेथन पोइट्री की इसकी वैल्यू हमको समझ में आई थी यहाँ पर। ओके, रोमांटिक एजेस के दौरान में। तो ये आपका करेक्ट आंसर है ए वाला। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर 13 नंबर पॉइंट हमारा आता है कि जो रोमांटिक मूवमेंट था उसमें दोस्तों रोमांटिक रिवाइवल हुआ था किस चीज़ का, जो भी एलिजाबेथन एज थी उसके पोइटिक आइडियाज़ का हमको रिवाइवल देखने को मिलता है। सेम वही सारी चीज़ें हैं जो भी हमने अभी 12th नंबर पॉइंट में डिस्कस किया कि किस चीज़ का रिवाइव्ड हुआ था, किस चीज़ का पुनर्जन्म हुआ था। तो जो एलिजाबेथन एज की पोइट्री थी उसको ही रोमांटिक एज में ऐसा कन्वर्ट करके उसी के इम्पोर्टेंस को शो किया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए कि जितने भी राइटर्स हैं उनके कुछ एक मेजर वर्क्स हैं, यहाँ पर आपको सारी चीज़ों को पढ़ना चाहिए क्योंकि अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं। कि लिरिकल बैलेट को किसने लिखा, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने। दी प्रेल्यूड किसके द्वारा लिखा गया है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। ओटी ड्यूटी कहाँ से आया है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ओके, तो ये बहुत ही मेहनत से मैंने इसको कलेक्शन को बनाया है। इसको आप जरूर से सभी चीज़ों को ध्यान में रख लीजिएगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर वर्क हैं इनके, उसको जरूर से ध्यान रखिएगा। और ये पोएम शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी, द वर्ड इज़ टू मच विथ अस, और अगर नहीं पढ़ी तो बहुत अच्छी पोएम है, मेरी फेवरेट भी है, इसको आप जरूर से जा करके पढ़िएगा। ओके, टू मिल्टन द रेनबो वी आर सेवन, द वर्ड इज़ टू मच विथ अस, टू द कुकू और द डैफोडिल्स। उसके अलावा दोस्तों वेल्टर स्कॉट की बात करें, सर वेल्टर स्कॉट की, तो इनके ओल्ड मोरालिटी लाइफ्स ऑफ द नॉवलिस्ट, लाइफ्स ऑफ नेपोलियन, टेल्स ऑफ ग्रैंडफादर, द लेडी ऑफ द लेक, ये इनके कुछ एक मेजर वर्क्स हैं। स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। रॉबर्ट साउदे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर द हॉली ट्री, द स्कॉलर, और अगर जॉन कर्ट की बात करें तो यहाँ पर सिलेक्टेड पोएम्स। एसटी कॉलेज की बात करें तो इनके भी कई एक फेमस वर्क्स हैं जैसे टेबल टॉक, एज टू रिफ्लेक्शन। ओके, उसके बाद में यहाँ पर स्टेबल और कूबा खान, द राइम ऑफ द एंशिएंट मार्नियर, फ्रेंड्स एंड ओड, डेस्टिनी ऑफ द नेशंस, यूथ एंड एज। फिर लॉर्ड ब्राउन के द्वारा कुछ एक वर्ड्स लिखे गए जैसे आवर्स ऑफ आइडलनेस, द विजन ऑफ जजमेंट, ये कुछ एक
पीबी शैली की बात करें तो पीबी शैली ने क्या क्या चीज़ों को लिखा, द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम, ये भी पोएम शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी, और अगर नहीं पढ़ी तो भी पढ़ने की कोशिश करिए। डिफेंस ऑफ पोइट्री, टू नाइट, द सेंसिटिव प्लांट, अ लैमेंट, जॉन कीट्स के द्वारा कुछ एक पोएम्स लिखी गई, द ला वैली डैमसन्स मर्सी, ये भी शायद पोएम आप लोगों ने पढ़ी होगी मे बी। ओड टू नाइट एंगल, ये भी एक पोएम है जिसको हम लोगों ने पढ़ा है। और ओड ऑफ ऑटम, वन मेलनकली, ब्राइट स्टार, जैन ऑस्टीन के द्वारा सेंस एंड सेंसिबिलिटी, और क्लाइड प्रेजुडिस, एमा, ये कुछ एक नॉवेल्स हैं जैन ऑस्टीन की, तो ये भी देखिएगा। चार्ल्स लैम के कुछ एक वर्क्स हैं जैसे एसे ऑफ इला, टेल्स ऑफ द शेक्सपियर, स्पाइसेसमैन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट, द इंग्लिश कॉमिक राइटर्स। ओके, थॉमस हुड के बारे में बात करें तो ओड ऑफ मेलनकली, द हॉन्टेड हाउस इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये कुछ एक वर्क्स है दोस्तों जो कि आपको जरूर से ध्यान रखने चाहिए, और क्योंकि अलग अलग तरीके से क्वेश्चन से रिलेटेड पूछे गए हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ों को दिखा दिया है, बता दिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं अपने पास में, ठीक है, जिससे कि आपको सारी चीज़ें सही तरीके से लर्न हो जाएं, याद हो जाएं, और कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप करके ले जाएं। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा 12th नंबर पॉइंट है वो ये है कि विच वर्क्स ऑफ कॉलेज अमंग द फॉलोइंग ऑन द सब्जेक्ट ऑफ फिलोसफी। तो यहाँ पर कुछ एक इसके वो ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन से फिलोसफी के बारे में बात बताई गई है एसटी कॉलेज ने, कौन से वर्क में फिलोसफी सब्जेक्ट फिलोसफी के बारे में उन्होंने बताया। तो एड्स ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, इसको आप देखिएगा। देन 13 नंबर होता है कि हु डिफाइंस पोइट्री एज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो और पावर ओवर फीलिंग, पावर फ्लो फीलिंग। ओके, तो ये चीज़ लिखी हुई, किसने डिफाइन किया है इस चीज़ को, तो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ऐसा डिफाइन किया गया है। किसने डिफाइन किया है, पोइट्री ऐसा स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावर फ्लो फीलिंग, फीलिंग का ओवरफ्लो है, जो भी हमारे मन में फीलिंग्स आती हैं उसका एक पावर है, उसका एक ओवरफ्लो होता है। तो वर्ड्सवर्थ के द्वारा इसका करेक्ट आंसर है कि उन्होंने, वर्ड्सवर्थ ने ही पोइट्री को ऐसा डिफाइन किया है। आई थिंक ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको दोस्तों करेक्ट वे में समझ में आ गई होंगी। जितनी भी चीज़ें हैं रोमांटिक एज से रिलेटेड वो सारी चीज़ें आपको सही तरीके से समझ में आई होगी। और इससे पहले भी हम लोगों ने रोमांटिक एज के बारे में डिस्कस करा था, जिसका वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों इससे पहले की भी हम लोग कई चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जैसे रेनेसां मूवमेंट, रिफॉर्मेशन मूवमेंट, एलिजाबेथन एज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, मोरालिटी, मिरेकल्स और मिस्ट्री प्ले के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, एज ऑफ शेक्सपियर और न्यू क्लासिज्म एज, यूनिवर्सिटी विट्स, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर, मेटाफिजिकल पोइट्री, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर जो कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ही पार्ट्स हैं, उन सभी के ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उन सभी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं। तो वीडियो पसंद आते तो दोस्तों इसको लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली कुछ एक वीडियोज़ में हम लोग विक्टोरियन एज के बारे में डिस्कस करेंगे, इंडस्ट्रियल और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो उसको भी लाइक करिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू।